सर सर यस, गुड इवनिंग, बोलिए। सर 2 to 9 का जो सब्जेक्ट है वो भी आप लीजिए ना सर। सारे सब्जेक्ट मैं नहीं ले सकता, है ना। बहुत सारे और भी काउंसलर्स है, जो क्लास मुझे मिलेगी मैं लूंगा। 2 to 4 जैसे मिल गया, लास्ट टाइम नहीं लिया था मैंने, अभी मिला है तो मैं लूंगा। ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स को जनरली टफ, आपको अगर कोई क्वेरी है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट सर इज आपका डोंट बॉदर। नंबर दीजिए, क्या? फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। मेरा मोबाइल नंबर ना, वो मैं चलिए अभी वो टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। अरे सॉरी, कर दिया मैंने, टेक्स्ट कर दिया है, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर। तो अगर कोई भी इशू है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज मत कीजिए, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रह जाते हैं। तो कभी कभी जब फ्री होता हूँ तो देखता हूँ कि 10 दिन पहले किसी ने मैसेज कुछ किया था, फिर बाद में रिप्लाई होता है। ठीक है। तो आज पता ही है ना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। 2 to 4, 2 to 4 का यूनिट 1, है ना। अब यूनिट 1 क्या यस है, सर। पता है आपको? 2 to 4 यूनिट 1 हम पढ़ने वाले, वो है क्या? देखा है किसी ने बुक में? बेसिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वैसे सभी को आता होगा ये, उसमें बहुत ज्यादा कुछ इशू है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्वेश्चन अपने साथ लेके मत जाइए, आप अपने साथ क्लास जब आपकी खत्म होगी ना, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी लगे कि कोई क्वेरी है, तो इन बिटवीन भी आप पूछ सकते हो, आफ्टर द क्लास भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछिए, क्वेश्चंस को पूछिए। ओके, एक पीपीटी बनाई है मैंने, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज ही बनाई है। मुझे सुबह पता चला कि यार 2 to 4 का क्लास मुझे लेना है, तो फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है एक पीपीटी के जरिए थोड़ा ठीक रहेगा। सर आप 2 to 4 सारे कवर्स कराएंगे ना? कुछ तो हो गए हैं ना, कुछ तो टॉपिक हो चुके हैं, तो जो बाकी है वो मैं करवा दूंगा। कुछ नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं सर हुआ कुछ मुझे। भी नहीं हुआ है टू टू मुझे तो फोर का कहा आज गया तो है कि फर्स्ट क्लास। ब्लॉक 1 और 2 बाकी है, बाकी सारा हो गया है, यानी सर ब्लॉक कुछ भी नहीं हुआ है, 2 to 4 का कुछ भी नहीं हुआ। 2 to 4 का कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं सर, टोपोलॉजी वगैरह हो चुके हैं। कुछ हुआ है ना मुझे, नेटवर्क क्योंकि टोपोलॉजी। कहा गया है कि कुछ टॉपिक यानी यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 बाकी है, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 हो गए हैं, ऐसा मुझे कहा गया है। सर मैं जून 23 का हूँ, इसलिए मेरा नहीं हुआ है। जून 23, अच्छा आपने क्लास, मतलब ये क्लासेस हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपने कुछ क्लासेस मिस की होगी, इसीलिए आप शायद अटेंड नहीं कर पाए। अदरवाइज ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 हो चुका है ना। तो ओके क्लास सर। डेली अटेंड कीजिए, ये मत सोचिए कि सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना। तो क्योंकि सभी काउंसलर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी ऑन यूट्यूब पे, लेकिन सभी नहीं मिलेगी। और ठीक है, दूसरे ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ लोगे, हो जाएगा, है ना, समझ लोगे, कुछ क्वेरीज यूट्यूब पे भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे 2 to 3 है, 2 to 7 है, वहाँ पे एक भी क्लास आप मिस करते हो ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है। 2 to 3 में भी एक तरह से यूनिट्स होते हैं, वो अगर आप मिस कर गए, दूसरा यूनिट समझ में आ जाएगा। लेकिन 2 to 7 जब शुरू होगा ना, वो एक पूरा मैथमेटिक्स की तरह से चलता है। तो ये क्लास 1 जहाँ से शुरू होता है, फिर लास्ट तक आपको मिस ही नहीं करना है। आपने मिस किया मतलब आप वहां से फिर पूरा जंप करना पड़ेगा, और वो समझ में नहीं आता है फिर, क्योंकि प्रोसेसेस है वहां पे, ठीक है।
तो क्लासेस मिस मत कीजिए, ट्राई कीजिए कि सारी क्लास अटेंड करें, और 2 to 7 तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, क्योंकि एक दिन की क्लास 2 आवर्स की होती है। कभी कभी वो लास्ट क्लासेस के मेरे एग्जांपल ऐसे हैं कि हमने 3 घंटे भी क्लास ले ली, इतनी सारी क्वेरीज आती है। तो जब तक क्वेरीज का सारा मैं सोल्यूशन नहीं देता हूँ तब तक मैं क्लास बंद ही नहीं करता हूँ। तो हमारी क्लास 11 बजे तक चलती थी, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारों की क्वेरी इसलिए आती थी कि उन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की। अब लास्ट क्लास अटेंड नहीं की तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो उन्हें पता ही नहीं होता था क्या करना है, तो वो फिर सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ती थी, और वो कितना भी मैं ट्राई कर लूँ लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। तो क्लासेस सारी अटेंड कीजिए, वो बेटर रहेगा। ओके, आज 2 to 4 शुरू करते हैं हम लोग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अभी तक हम सब ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बारे में, जिन्होंने भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ा ही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा हम फिर से रिपीट करते हैं इसको, कुछ कुछ नई चीजें हैं जो आपको शायद आज पता चलेगी, है ना। तो कंप्यूटर क्या है, बचपन से सुनते आ रहे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज, अब यहाँ पे डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा डिफर कर दिया गया है, क्योंकि हायर क्लासेस है, कंप्यूटर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इसलिए डेफिनेशन भी उसी तरह से थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्ट नहीं होगी, थोड़ी सी ब्रॉड होगी, ठीक है। अदरवाइज हम ये कहते थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोग्राम, सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा एंड आउटपुट द रिजल्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करती है, डेटा को इनपुट करने में भी मदद करती है, जो ऑपरेशंस होते हैं डेटा के ऊपर उसको परफॉर्म करने में भी मदद करती है, प्लस जो भी रिजल्ट्स है उनको आउटपुट करने में भी मदद करती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो काम है वो कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर, हम जो काम करते हैं वो सारे काम जो होते हैं, अभी पिक्चर्स और वीडियोस भी आते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर डील करता है नंबर्स के साथ, अल्फाबेट्स के साथ और स्पेशल सिंबल्स के साथ, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इन चीजों को नेचुरली नहीं समझ सकता, वो नंबर्स को नहीं समझता, वो अल्फाबेट्स को नहीं समझता, वो सिंबल्स को नहीं समझता, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है ना, इन चीजों को वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इससे बने हुए डेटास को भी वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। इसलिए कंप्यूटर की एक अलग, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस वो जो है वो अलग तरह की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और जो जीरो और अल्फाबेट वो वन को समझता है कैसे वो होते हैं समझते हैं? बाइनरी डिजिट्स, ओके। बाइनरी डिजिट जो होता है उसे ही कंप्यूटर समझता है, और बाइनरी डिजिट सभी को पता होगा वो 0 और 1 होते हैं, 0 and 1. यस, हाँ यस, जीरोस वही तो एंड बोले, वंस जीरो और आर वन को फॉर्मेट बाइनरी समझता है। डिजिट्स, ठीक है। और अभी जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, ये आप फोटो पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा, अभी जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसे डिजाइन किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमन ने किया था, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिए, और ये जो टॉपिक आपका प्रिपेयर किया है ना मैंने, ये आपकी बुक से ही प्रिपेयर किया है, तो आपको वो जब आप उसको पढ़ोगे तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, कहीं से भी कुछ भी लेके हम पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जो आपकी बुक में टेक्स्ट है उसी को ट्राई किया है कि उसी को मैं कवर करूँ, ताकि आप जब उसको पढ़ो और उसको जब एग्जाम में लिखो तो रिलेवेंट लगे, है ना। तो उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया उसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जहां भी हमने कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, तो ये बेसिक्स अभी तो प्राइमरी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी पढ़ाते हैं बच्चों को,
तो ये जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है इनपुट सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और उसके बाद होता है उसमें से आउटपुट, है ना। इनपुट के थ्रू हम जो डेटा है, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर को देते हैं, और सीपीयू जो है वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो सीपीयू सबको पता होगा, सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू बोलते हैं। ठीक है, एएलयू बोलते हैं उसे, और वो एक होता है मेमोरी यूनिट जो चीज़ों को स्टोर करता है, जो भी सारे डेटा होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको स्टोर करता है। तो ये सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है, उसका माइंड भी, ब्रेन भी कहा जाता है। अब जो मेमोरी है, मेमोरी का जो कैलकुलेशन होता है वो बाइट्स में होता है। ठीक है, और उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एनीवन? बिट्स। ठीक है, तो बिट्स क्या होता है, अगर एक बिट की बात करें, देखिए ये नंबर जो दिख रहे हैं ये सारे बिट्स हैं, ये एक नंबर मतलब एक बीट हुआ, और ऐसे 8 बीट होते हैं ना, तब एक बाइट बनता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, और उसके बाद की जो भी सीरीज है, बाइट्स के बाद क्या आता है, किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद यानी केबी होता है, केबी के बाद एमबी यानी मेगा बाइट होता है, मेगा बाइट के बाद गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट के बाद टेरा बाइट होता है। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे इतना ही लिखे। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिट ऑफ डेटा है जो बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, उसी तरह से 1 मेगा बाइट की अगर बात करेंगे तो 1 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स। ठीक है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि अब हम मोबाइल भी यूज करते हैं, है ना, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो एमबी, केबी, जीबी ये सब हमें पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को, आप सॉल्व कीजिए। 2 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? टू किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? यस, 16. 16। नो 2048. नो, मेरा क्वेश्चन सुनिए। 2 KB 2 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 16 कैसे हो गए? 4 सर 200 क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा तो। क्वेश्चन फिर से सुनिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। सर पहले क्वेश्चन बोलिए। 2 किलोबाइट 16,000 नहीं, गलत है। 2 किलोबाइट्स में 2 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 16,356. 16,356. 56 नहीं, रॉन्ग। क्या कैलकुलेशन क्या होगा? 1 देखिए, 1 KB इज इक्वल टू 1024. यस बाइट्स। ठीक है, 1024 into 2 into 8. 2 into 8 2048. कितना हुआ? 2048. इंटू 1024 into 8 into 2. 16,384. करेक्ट।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था ये शायद आपकी बुक में से ही था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपकी एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे गलतियां मत कीजिए। बिट्स पूछा था, तो पहले आप कितने किलो बाइट है, 2 किलो सर बाइट है। ऐसे ही ना 1024 into 16 करके ही होगा ना, 1016 क्यों करोगे आप? क्योंकि सर 2 है तो 2 है तो 2 बाइट बोला ना, बाइट में कितने बीट्स होते हैं, सॉरी किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 किलो बाइट से 2 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024, और एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 8 बीट्स होते हैं, तो इंटू 8, ठीक है। तो जिसका भी आंसर ये है 16384, ये करेक्ट है। ओके, आ गया समझ में? अगर ये एग्जाम में आया कि 5 KB में कितने बीट्स होते हैं तो कर लोगे ना? यस सर। ओके गुड। राहुल, एनी क्वेरी? नो क्वेरी, ठीक है। गुड इवनिंग सर, एक बार और समझा दीजिए, एक्चुअली मैंने लेट से क्लास ज्वाइन किया है तो। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन था कि 2 KB में कितने बीट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 KB इज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स, एंड 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। तो 2 KB इज इक्वल टू क्या होगा, कितने बीट्स होंगे? तो 2 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में, तो 2 इंटू 1024, है ना। तो ये, और उसके बाद उसमें बीट्स कितने थे? 1 बाइट में 8 बीट्स होते हैं, तो उसके बाद इंटू 8 करना पड़ेगा। तो ये जब आप करोगे तो आंसर आएगा 16,384 समथिंग, ठीक है। तो इस ओके तरह, सर, हाँ, तो थैंक यू। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन इजी है बहुत, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इजी सा है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी हमने पढ़ा हुआ ही है। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज, एंड फोर्थ है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट पता है ना, इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिससे हम डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फीड करते हैं, है ना। और इनपुट यूनिट हमें डेटा जो हम कंप्यूटर में देते हैं उस डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक। ओके, और ठीक है ना। और वेब कैमरा। वेब कैमरा भी यस, ठीक है। तो ये सारी जो होती है ये इनपुट डिवाइस होती है, जिसके हर वो डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा जाता हो वो होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया, हमने डिस्कस किया। सीपीयू में कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? ALU, memory unit and control unit. Medical unit. ALU, control unit and memory. Yes, Rahul, correct. Then secondary storage. Secondary storage क्या होता है? Anyone? What is secondary storage? एक्सटर्नल मेमोरी वगैरह होते हैं, पेन ड्राइव वगैरह। Yes. मेमोरी चिप। हार्ड डिस्क। Yes.
करेक्ट, जिन्होंने जो जो बोला है वो सब कुछ सही है। वो सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे यूएसबी हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे फ्लॉपी ड्राइव हो, ठीक है, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये सारी जो ड्राइव्स होती है ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव्स होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, देन फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब ये क्या होता है, व्हाट इज आउटपुट? मॉनिटर होगा, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। स्कैनर आउटपुट नहीं होता है, स्कैनर इनपुट। हाँ, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है, हाँ स्पीकर भी होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है ना, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। और जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है ना। प्रोजेक्टर सर, प्रोजेक्टर ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, वो अलग डिवाइस है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, और उनका काम, वो जो आउटपुट यूनिट है उसका काम वो करती है। ठीक है, अब दो चीजें, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स है और हार्डवेयर है। अभी तक हम जनरली क्या दोनों को मिक्स करके पढ़ते थे कि हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर को भी जो है वो डिवाइड कर दिया है, उनमें कंप्यूटर पेरिफेरल्स और कंप्यूटर हार्डवेयर। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, जिसका भी ऑन है वो। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो कंप्यूटर, पहले बात करते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स की। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होते हैं? एनी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर and any part of the computer outside the CPU and working memory is known as peripherals. जया जी को सर प्लीज बोलिए ना, माइक ऑफ करो। ओके, म्यूट हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर के बाहर, ठीक है, सीपीयू के बाहर जितने भी पार्ट्स लगते हैं, है ना, उन सभी को हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहते हैं। सीपीयू के अंदर के पार्ट्स को छोड़ के बाहर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो जॉयस्टिक हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, वेब कैम हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, वो सारे जो हैं वो कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं। वो हार्डवेयर भी होते हैं, उन्हें वो ऐसा नहीं है कि वो हार्डवेयर नहीं है, वो हार्डवेयर हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर पेरिफेरल की डेफिनेशन में रखा गया है। अब इनमें से, ये पेरिफेरल में से कुछ पेरिफेरल्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता है, और कुछ जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो ये पेरिफेरल्स में से जो कंपलसरी है वो कौन से हैं? ठीक है, यस राहुल, हैंड रेस कर रहे हो, कुछ है कहना आपको? नो, ठीक है। तो अब कुछ पेरिफेरल्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो जो कंपलसरी वाले पेरिफेरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर और माउस। ठीक है, बस यही तीन है जो कंपलसरी है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। अगर आपके पास माउस नहीं है तो भी आप नहीं चला सकते। माउस के बिना भी चलाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करेंगे तो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये तीन जो पेरिफेरल है ये कंपलसरी पेरिफेरल है। ठीक है, पेरिफेरल्स हैं, इनके बिना कंप्यूटर आप नहीं चला सकते। उसके अलावा बहुत सारे और
पेरिफेरल्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको प्रिंटिंग का काम करना है तो प्रिंटर चाहिए, स्कैनिंग का काम करना है तो स्कैनर चाहिए, गेम खेलना है तो जॉयस्टिक चाहिए, ठीक है, म्यूजिक सुनना है तो आपको स्पीकर चाहिए, किसी से बात करना है कंप्यूटर के थ्रू तो आपको माइक चाहिए, है ना, फोटो लाइव बात करना है, ठीक है, वीडियो कॉल्स करना है कंप्यूटर के थ्रू तो आपको वेब कैम चाहिए। तो ये सारे ऑप्शनल पेरिफेरल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पेरिफेरल्स है। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप्स भी लिख रखा है ना, मॉनिटर से, कीबोर्ड से, माउस, प्रिंटर, स्कैनर्स, बारकोड रीडर्स। ठीक है, बारकोड रीडर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पेन की तरह होता है जिसे पेन रीडर कहा जाता है, एक लेजर स्कैनर होता है। लेजर स्कैनर और पेन रीडर एक जैसे ही होते हैं। एक एलईडी स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, और कैमरा स्कैनर्स जो मोबाइल में हम यूज भी करते हैं। कैमरा स्कैनर बारकोड को स्कैन करने के लिए वो कैमरा स्कैनर होता है, जहाँ पे हम कैमरा की मदद से बारकोड को स्कैन करते हैं। ठीक है, तो लेजर स्कैनर और एलईडी स्कैनर, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि लेजर स्कैनर में जो लाइट है वो सिंगल सोर्स से आती है। ठीक है, लेजर के अंदर सिंगल सोर्स से जो लाइट आती है, बारकोड को जब हम स्कैन करते हैं तो सिंगल सोर्स से आती है। लेकिन जो एलईडी स्कैनर होते हैं उसमें मल्टीपल एलईडी लाइट्स होती है और उसके थ्रू लाइट्स आती है। उसके अलावा स्पीकर्स हैं, मॉडेम्स है, आरएफआईडी है। मॉडेम्स का यूज पता है ना, मॉडेम का होता है मॉड्यूल्ड एंड डीमॉड्यूल। ठीक है, यानी अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको मॉडेम की जरूरत होगी। जो भी इंटरनेट यूज करता है उन्हें पता होगा कि इंटरनेट की जो कंपनी होती है वो हमें मॉडेम प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक चिप होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज के ऊपर टैग लगा सकते हैं और उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। जिस तरह से जीपीएस वर्क करता है वैसे ही आरएफआईडी भी वर्क करती है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में सबसे मुख्य जो है वो होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई यूनिट होता है यानी पीएसयू होता है, ठीक है, रैम होता है, रोम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का में प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसके अलावा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये सारे जो हैं अगर हमें सीडी चलाना है तो सीडी ड्राइव होगा, फ्लॉपी चलाना है तो फ्लॉपी ड्राइव होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए ड्राइव्स होते हैं। ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, रैम और रोम में डिफरेंस पता है सभी को? व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम? सर एक होता है रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली ये मेमोरी। केवल फुल फॉर्म है। डिफरेंस क्या है? सर एक परमानेंट होता है और एक टेम्पोररी नेचर का होता है। रैम परमानेंट और रोम टेम्पोररी। नहीं सॉरी, रोम परमानेंट होता है और रैम टेम्पोररी होता है। एग्जाम्पल रैम तो पता ही है ना सभी को। हाँ, रैम कैसा हाँ होता सर, है? रैम तो चिप की पता है। तरह होता है ना? हाँ सर, उसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हाँ, रैम को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। रैम मॉड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना पिक्चर में, 2 रैम दी हुई है। सर इंटरनल वाले को नहीं घटा सकते हैं और एक्सटर्नल वाले को घटा। नहीं, रैम इंटरनली होती है। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदर ही लगती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, चिप्स होती है। उसे आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाता कोई नहीं है, बढ़ाता ही है उसे। और बढ़ाने की भी उसकी लिमिट होती है, वो डिपेंड करती है मदरबोर्ड की कैपेसिटी पे। ठीक है, सर फ्लॉपी डिस्क, जेपी डिस्क। नहीं ये रोम नहीं होती है। रोम क्या होता है? क्या सर क्या बोले? रेन ये रोम रीड ओनली मेमोरी।
एनीवन? सर रोम में तो पहले से डेटा सारे स्टोरेज हमारे रहते सिस्टम के क्या साइकिल बिन में जाके वो सारा चीज को डिलीट कर देता, पता नहीं सर, भूल गए, बचपन में पढ़े थे। सर नहीं, रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसको हमें चेंज नहीं कर सकते। क्या होता है लेकिन मुझे समझाइए। ये हमने केवल थियोरेटिकल अभी बातें की है, ये सारे हमने पढ़ा हुआ है। वो नॉन Internal वॉलेटाइल hard डेटा है, disk उसको है। चेंज नहीं कर सकते हैं, परमानेंट होती है। लेकिन होता क्या है ये? इंटरनल हार्ड डिस्क, वो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी सब डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। हाँ, लेकिन क्या है वो, कहाँ होती है रोम? सर इंटरनल हार्ड डिस्क रहता है। इंटरनल हार्ड डिस्क रोम है वो। डिफिनेशन पूछ रहे हैं सर आप। हाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्या है। देखिए, हम सारा उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं है वो कौन है। सर वो एक मेमोरी चिप है। हाँ, कहाँ लगी होती है? सीपीयू में। सीपीयू में, सीपीयू में तो होगा, सीपीयू तो बहुत बड़ा है। मदरबोर्ड के पास, मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है वो। ठीक है, और क्या होता है उसमें? सर हम जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते डाटा हैं को स्टोर करता है परमानेंटली। डेटा को स्टोर करता है। कौन से डेटा को स्टोर करता है? सिस्टम एप्लीकेशन जब ऑन करते हैं सर, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है, कौन कॉन्फ़िगरेशंस सा वगैरह, डेटा? सिस्टम का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे सर विंडोज रिबूट, स्टार्ट, रीस्टार्ट, ये सब रिलेटेड एप्लीकेशंस, ओएस वगैरह का डेटा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, हार्ड डिस्क ये जो रोम होता है वो एक छोटी सी चिप होती है, वो करेक्ट है। वो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होता है, क्योंकि वहां पे आप कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से उसमें स्टोर किया हुआ होता है। बायोएस सुना है आपने? BIOS। यस सर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम में लिखे होते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में, और उसको चेंज नहीं कर सकते आप। वो हर मदरबोर्ड के साथ अपना उसका बायोएस होता है, बायोएस सेटअप। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस वो कैसे वर्क करेगा, आउटपुट डिवाइस कैसे वर्क करेगा, और पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, वो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो रोम के अंदर लगे हुए होते हैं, और वो फिक्स होते हैं। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, बायोएस में भी सेटिंग्स होती है जिसमें आप चूज कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बायोएस सेटिंग्स जो होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, और वो चिप कैसी होती है, यहाँ पे ये ब्लैक वाली दिख रही है ना, ये एक तरफ साइड में जो लंबी वाली है, ये इस तरह की, यस सर। तो इस तरह की डिवाइस होती है जो मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। ये साइज उसकी वेरी कर सकती है, ये लंबी है, कुछ स्क्वायर भी हो सकती है, या इससे भी लंबी हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है। तो ये रोम है एक्चुअली, है ना। अभी तक यानी जनरली बच्चों को क्या पता होता है कि जो रोम होती है वो हार्ड डिस्क होती है, चावल भी अगर 6-8 घंटे, लेकिन वो हार्ड डिस्क नहीं होती है। ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क नहीं होती है। ठीक है, तो वो एक अलग डिवाइस होती है। क्लियर, ये आ गया समझ में आपको? सॉरी सर, नहीं सुन, फिर से एक बार रिपीट कर दो, मैं सुन नहीं पाई एक्चुअली। देखिए, ये जो ब्लैक वाली एक डिवाइस है, ये दिख रही है आपको सबसे पहले? यस सर। है ना, अलग जो है ये डिवाइस, इसे बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो पहले से सेट होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड होते हैं? बायोएस, इसको बायोएस चिप भी कहते हैं। बायोएस के सारे प्रोग्राम्स इसमें होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के। इनपुट सिस्टम कैसे वर्क करेगा, आउटपुट सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ठीक है, प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, तो ये सारे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। इसे हम कहते हैं रोम, है ना। और जो हार्ड डिस्क होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है, वो मेमोरी यूनिट होती है, जहाँ पे डेटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, और डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर?
यस सर। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पता है सभी को ये दोनों? यस पता ही सर। होगा सिस्टम Yes, सॉफ्टवेयर और यस सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, जो ऑल टाइम रनिंग होते रहता है, जैसे होता है विंडो 10, विंडो 7, विंडो एक्सपी, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब। और एप्लीकेशन जो होता है वो उसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं काम के थ्रू, जैसे पेंट हो गया और फिर एक्सेल हो गया, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू काम होता है। ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के आधारित पे आधारित होते हैं, ठीक है, टास्क बेस्ड होते हैं। अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। जो प्रिंटिंग उसमें होते हैं वो डीटीपी सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। कॉमर्शियल जो होते हैं वो टैली को यूज करते हैं, ठीक है। यूट्यूबर्स यूट्यूब को यूज करते हैं, उसके लिए वो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, है ना। तो बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है जिनको अलग अलग जरूरत के हिसाब से उसे यूज किया जाता है ना। ऑटोकैड यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसे जरूरत के हिसाब से यूज किया जाता है और उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे कंप्यूटर की जो है आत्मा भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसके थ्रू हम अपने वर्क को करते हैं, जैसे बैंक में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी पे वो लोग वर्क करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो भी कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। आप वहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, हाँ, यस लेकिन सर। कंप्यूटर को चलाने के उसको या उसकी यानी वो एक हार्डवेयर के अंदर अगर कोई चीज लाइफ डालती है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम इस तरह से कहें कि जो हार्डवेयर से आपका कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर वो केवल एक बॉडी है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उसकी आत्मा है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसके वस्त्र भूषा है, वो जो जिसे इंसान जरूरत के हिसाब से यूज करता है ना। गुड सर। तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो अगर इन दो में से कोई एक चूज करना हो आपको, आपके पास कंप्यूटर है जिसमें कुछ इंस्टॉल नहीं है, इन दो में से आपको कुछ एक लेना है, आपको जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वो ले लीजिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर ले लीजिए, क्या लोगे आप? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो कम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है, वो चलेंगे ही नहीं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो एटलीस्ट आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, आप कुछ तो कर ही लोगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। जैसे एमएस वर्ड का अगर आपको काम करना है तो वर्ड पैड है, नोट पैड है, पेंटिंग का काम करना है तो पेंट है, और कुछ फोटो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ऑडियो सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो आपका बेसिक काम तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। और ये यूनिट में जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो है लिनक्स, ठीक है। तो आपको लिनक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपका जो प्रैक्टिकल होगा, है ना, आपका जो प्रैक्टिकल होगा इंटरनल लेवल पे, अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपका जो स्टडी सेंटर है अगर वो वाइवा अरेंज करता है, वो बोलेंगे नहीं हम प्रैक्टिकल केवल वाइवा के फॉर्म में लेंगे, तो वो आपसे लिनक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लिनक्स के बारे में पता है कुछ? लिनक्स लोग सर नहीं पता है, कुछ बता दीजिए। लिनक्स जो है ना वो जनरली सर लिनक्स मल्टी यूजर है ना सर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर है, ठीक है। अब जो लिनक्स है मल्टी यूजर, एक साथ कई लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस तरह से विंडोज होता है ना, लिनक्स इज इक्वल टू विंडो। अगर उसके फॉर्म के बारे में बात कहूँ तो जैसे विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है,
ठीक है, और इसको लिनस टॉरवेल्ड्स ने लिखा था। ठीक है, तो ये सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना। लिनक्स, इसको जो लिखा था ना, इसकी जो प्रोग्रामिंग की थी, वैसे वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। इसका कर्नेल जो था, कर्नेल एक इस किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हार्ट होता है वो, तो कर्नेल जो था वो नहीं लिख पा रही थी लिनक्स की टीम। ठीक है, लेकिन वो कर्नेल जो है वो लिनस टॉरवेल्ड ने लिखा था, और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम लिनक्स रखा गया। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो जीपीएल लाइसेंस में आता है। ओपन सोर्स का मतलब पता है? नहीं पता होगा, ठीक है, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ाया है अभी तक ओपन सोर्स के बारे में किसी ने? Yes, sir. Free to use and available to all general users. Free for use. फ्री फॉर यूज, और Available to all general users, and everyone can do the community support if something और सर is not. सोर्स कोड ओपन होता है, फ्री होता है, क्या होता है? फ्री होता है क्या सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब? लाइक कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, मतलब कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता, कोई भी यूजर उसको क्या कर सकता है? कोई बग और या इशू आता है तो कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, and कोई भी मतलब उसका सॉल्यूशन विंडोज में भी कर सकते हो, कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन भी वहाँ पे दे सकते नहीं, हैं। वो तो दे ही सकते हो, विंडोज में भी दे सकते हो। ओपन कॉपीराइट फ्री होता है क्या है? कॉपीराइट फ्री अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, ठीक है। कस्टमाइज तो देखिए, कस्टमाइज तो आप विंडोज को भी कर सकते हो। कस्टमाइज आप विंडोज को भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कस्टमाइज अलग चीज होती है। देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी सोर्स, सबसे पहले तो सोर्स समझिए कि सोर्स क्या होता है। सोर्स वो लैंग्वेज होती है या वो प्रोग्रामिंग होती है जिससे कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम लिखे होते हैं, और वो प्रोग्राम ऐसे कॉमन प्रोग्राम नहीं होते, बहुत सारे लोग बैठते हैं, उसके बाद उसको सोच सोच के कुछ अलग तरीका सोचते हैं कि इस चीज को करने के लिए हम कौन सा अलग तरीका ढूंढें। तो हर सॉफ्टवेयर के लिए बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स वर्क करते हैं जिन्हें उस कंपनी ने हायर किया हुआ होता है। तो वो प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को फिर किया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है। प्रोग्राम बिल्ड करने के बाद एक फाइल बनती है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। हम जो भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या डाउनलोड करते हैं वो सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यूज करते हैं हम लोग। हम उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं देख सकते। ठीक है, हमें लगता है, चलिए आपको आता है, प्रोग्रामिंग भी आता है, और आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर ये कुछ चेंज करें तो कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छी तरह अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि उसको उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपके पास नहीं है, यानी उसका जो सोर्स कोड है वो आपके पास नहीं है। आप उसको यूज कर पा रहे हो लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो और यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन वो सभी के लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चेंज बहुत अच्छा किया और सभी के लिए इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी लिनक्स को देख रही है, जो उसके बिल्डिंग में वो वर्कआउट कर रही है, तो उनको आप अपना सोर्स भेज सकते हैं कि मैंने ये सोर्स जो है प्रोग्रामिंग है, मैंने ये इस फाइल में लगाई है, चेंज की है यहाँ पे, जिससे इसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो वो हो, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो उसको लिनक्स में भी इंटीग्रेट कर देंगे। लिनक्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर जो भी उसके बाद वो लिनक्स डाउनलोड करेगा उसे वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे चाहते हैं कि आप अपने लेवल पे उसको यूज करें तो आप उसको अपने लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन लो कॉस्ट और फ्री। तो लो कॉस्ट और फ्री जो ओपन सोर्स है ना, इससे रिलेट नहीं करता है। ओपन सोर्स अलग चीज होती है, लो कॉस्ट या फ्री वो अलग चीज होती है। बहुत सारी चीजें फ्री हो सकती है, लो कॉस्ट हो सकती है, लेकिन वो हो सकता है ओपन सोर्स ना हो। ठीक है, तो फ्री जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो जनरली जो है वो फ्री ही आते हैं, वो जीपीएल में आते हैं।
जैसे जो लाइसेंस होता है ना कॉपीराइट, कॉपीराइट सभी में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट फ्री होता है, कॉपीराइट फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन उनकी लाइसेंसिंग का जो टाइप है वो अलग होता है। इसका जो लाइसेंसिंग टाइप है वो है जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस, और उस लाइसेंस को आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप किसी और को दे सकते हैं, मॉडिफाई करने के बाद किसी और को दे सकते हैं, तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, केवल आप उसको कॉपी करके अपने नाम से सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है ना, यानी ये क्रैश बहुत जल्दी नहीं होता है, विंडोज की बात की जाए तो वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है। जीपीएल है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी लाइसेंस के साथ आते हैं, तो जो जीपीएल है वो एक ऐसा लाइसेंस है जो यूजर को पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो सॉफ्टवेयर को चेंज कर सके, उसमें अल्टर कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वो लाइसेंस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए ही जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है और एक जैसी होती है, ये बिल्कुल इसको आपको यानी उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे हम विंडोज में रिफ्रेश करते रहते हैं ना, रिबूट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो सब इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। लिनक्स जो होता है वो नेटवर्किंग प्रो भी है, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो लिनक्स का होता है। आपने जो सर्वर्स होते हैं ना, मैक्सिमम सर्वर चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, मैक्सिमम सर्वर जो होते हैं वो लिनक्स के ही यूज होते हैं, क्योंकि वो जो हैकिंग है वो भी वहां पे बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर आप चाहे फेसबुक का सर्वर देखेंगे या गूगल का देखेंगे, मैक्सिमम जो सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। देन नेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, ये आप इसको जिस तरह से यूज करना चाहे ये आप उस तरह से यूज कर सकते हो। कंपेटिबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। देन इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत फास्ट इंस्टॉल हो जाता है, जो विंडोज इंस्टॉल होता है ना उससे आधे समय में जो लिनक्स है वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके साथ साथ ये मल्टीटास्किंग भी है ना, इसमें GUI भी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसमें होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम विंडो को यूज करते हैं उसी तरह से आप लिनक्स को भी यूज कर सकते हो। सर यस, सर आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी होता है जैसे मन वैसे ही, तो इसका क्या मतलब सर कि कैसे यूज कर सकते हैं? किस चीज का? लाइक फ्लेक्सिबिलिटी किस मायने में होता है? ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, आपको जिस तरह से यूज करना है ना आप उसको, उसी को आप एक OS की तरह यूज कर सकते हो, आप उसको एक सर्वर की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल करना इजी होता है ना। इसके लिए बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं ना वो अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वर्ड का काम करना है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। क्लियर? यस सर। देन अब जो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो कई वर्जन्स में होते हैं, जैसे एक है ये है उबंटू है, उसके अलावा फेडोरा है, फेडोरा के अलावा रेड हैट है। रेड हैट आपने सुना होगा नाम, किसी ने सुना है रेड हैट? रेड हैट सुना है किसी ने? नो सर। रेड हैट जो होता है वो लिनक्स बेस्ड सर्वर सिस्टम है, जो भी सर्वर यूज करते हैं ना वो रेड हैट को ही यूज करते हैं, है ना। रेड हैट सर्वर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। लेकिन उसका यूज सर्वर में सबसे ज्यादा होता है, सर्वर के लिए सभी उसी को यूज करते हैं,
तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से हम एक के बारे में बात करेंगे, वो है उबंटू। ठीक है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं मैक्सिमम हम उबंटू पे ही इंस्टॉल करते हैं, और दूसरों पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन उबंटू का यूज हम ज्यादा करते हैं क्योंकि वहां पे उसे इंस्टॉल करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, डी स्पेस हो या क्या कर जाना बोला लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो लिनक्स बेस्ड होते हैं, अगर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम उबंटू का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उबंटू अगर आप कोहा इंस्टॉल कर रहे हो तो भी आप उबंटू पे कर सकते हो, डी स्पेस इंस्टॉल करना है तो भी आप उबंटू पे कर सकते हो। डी स्पेस तो फिर भी प्लेटफॉर्म फ्रेंडली है। ठीक है, आप उसको विंडोज से भी विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और उबंटू पे भी कर सकते हो, लेकिन जो कोहा है वो विंडो पे इंस्टॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो केवल लिनक्स पे ही इंस्टॉल हो सकता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है उबंटू? हाँ, उबंटू भी यानी वो लिनक्स का ही एक पार्ट है, उसका एक फॉर्म है। ठीक है, उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोले आप, अभी रिपीट कीजिए ना। जो उबंटू है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है, और उस पे हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हम जनरली उसी पे यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हम उबंटू में ही करते हैं। सर तो कोहा हमारे नॉर्मल में यूज नहीं होता क्या, मतलब डाउनलोड नहीं होगा? नहीं, कोहा अगर आप ट्राई करोगे कि विंडोज पे इंस्टॉल कर लें तो नहीं होगा वो। कोहा एक समय होता था विंडोज पे इंस्टॉल, उसका लास्ट वर्जन 2.9 था विंडोज का। ठीक है, 2.9 वर्जन था जो विंडो पे इंस्टॉल होता था। उसके बाद कोहा ने जो है विंडोज के लिए वर्जन बनाना बंद कर दिया है। अब वो उसके जो रिलीज है वो केवल लिनक्स के लिए होती है। तो अभी आप कोई भी वर्जन उसका इंस्टॉल करोगे तो वो लिनक्स पे ही होगा, उस पे नहीं होगा। ओके सर। लेकिन आप उसको विंडो के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, किसी और कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है लेकिन आपको यूज करना है विंडोज पे तो वो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब उबंटू में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं। एक ऑफिस सूट है, जैसे अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं। तो उबंटू में बहुत सारे अलग अलग यानी ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जिस तरह से होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस है, उनका यूज आप उबंटू में कर सकते हो। ठीक है, एमएस ऑफिस की जो फाइल्स होती है वो भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और उसमें एडिटिंग कर सकते हो, है ना। तो ये ऑफिस सूट के अंदर अवेलेबल होता है और इसके अंदर सारे कौन सॉफ्टवेयर सा ऑफिस बोले सर? कौन सा ऑफिस एग्जांपल में बताएं कि एमएस वर्ड वाला ऑफिस? हाँ, लिब्रे ऑफिस सर। लिब्रे लिब्रे ये आपको अगर आपका जो वाइवा हुआ ना, तो वाइवा होगा तो वहां पे आपको पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकल भी होगा तो भी आपको लिब्रे ऑफिस पूछा जाएगा। लिब्रे ऑफिस तो डाउनलोड हो सकता है ना उस पे विंडोज पे हाँ, आराम से? विंडो पे भी हो सकता है लिब्रे ऑफिस। जी हाँ। लिब्रे ऑफिस जो है वो विंडो बेस्ड भी है। ठीक है, तो आप उसको विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और उबंटू पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो जो है वो एमएस ऑफिस की तरह ही एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है, जहाँ पे आपको जो वर्ड के इक्वल सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल है उसके इक्वल सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, और प्रेजेंटेशन है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आपको उसमें मिल जाएगा। तो तीनों काम जो आप Yes, एमएस sir. ऑफिस में करते हो वो आप लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हो। ठीक है, इसका इसका अपना एक ईमेल क्लाइंट भी है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक काम करता है वैसे ही उबंटू का भी डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट होता है। ठीक है, जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, उसको आप यूज करके आउटलुक की तरह वर्क कर सकते हो। इसके अंदर जो वेब ब्राउजर चलता है वो है फायरफॉक्स, और भी होंगे लेकिन फायरफॉक्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लिनक्स में। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप जरूरत के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। नोटपैड की तरह भी उसमें सॉफ्टवेयर लीफ पैड होता है। ठीक है, लीफ पैड होता है,
और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, म्यूजिक एडिटिंग भी होते हैं, वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। पीडीएफ का भी आपको यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो जो भी उबंटू यूज कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज से दूर रहेगा, उसे ऑलमोस्ट सारी चीजें जनरल अगर यूज कर रहे हैं तो सारे सॉफ्टवेयर उबंटू बेस्ड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो उबंटू है या ये लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसके जो चेंजेस हैं, जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत फास्ट होते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम आ रही है तो आप उबंटू कम्युनिटी में एक पोस्ट करोगे तो आपको उसके जो सॉल्यूशंस है वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, है ना, तो आप फंसे नहीं रहोगे। जबकि अगर विंडोज के अंदर कोई बग आ गई तो उस अगर वो प्रोग्रामिंग में अगर वो बग है, कोई इशू है, तो उसको सॉल्व करने में फिर माइक्रोसॉफ्ट को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। लेकिन जो उबंटू है वो एक पूरी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे बहुत तेजी से सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत तेजी से आपको उसके अपग्रेड्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी फाइल सिस्टम होता है, तो यहाँ भी फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम सी ड्राइव यूज करते हैं। अभी तो अगर आप विंडोज भी इंस्टॉल करोगे तो उसकी एक ड्राइव अलग से बन जाती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक बूट डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी बूटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बूट डायरेक्टरी में होती है, ठीक है। उसके अलावा एक ईटीसी डायरेक्टरी होती है, इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे होती है ना। एक डायरेक्टरी होती है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है ना, ऐसा फोल्डर होता है, डायरेक्टरी मतलब एक तरह से फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फोल्डर होता है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं एक कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, अलग अलग यूजर्स के लिए, तो ये होम डायरेक्टरी ही एक डायरेक्टरी है जिसको हर यूजर एक्सेस कर पाएगा। सुप्रिया, स्क्रीन शेयर की हुई है, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर की हुई है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, शायद कुछ इशू होगा वहाँ पे। तो होम डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर या एक ऐसा एरिया होता है जिसको सभी यूजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली डायरेक्टरी विच विल हैव एक्सेस टू without your password to gain temporary administrator privilege. All your files reside here along with your settings and preferences inside a folder called home username unless are not installed on a particular folder. So if your username is Naveen, your file and setting will be available in home-naveen folder, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग यूजर्स अपना फोल्डर बना अपना जैसे लॉगिन करेंगे ना, तो उनके नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी, उनका डेटा उसी डायरेक्टरी में अवेलेबल रहेगा, जो कोई और यूजर अपने लॉगिन से चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। देन मीडिया डायरेक्टरी, एक मीडिया डायरेक्टरी होती है जहाँ पे जितनी भी मीडिया जैसे सीडी है, सीडी ड्राइवर है, डीवीडी ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, वो सारे उसका पार्टीशन वहीं पर जाएगा। एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी ही होती है, ठीक है। जो होम डायरेक्टरी होती है वही रूट डायरेक्टरी होती है। और एक यूजर डायरेक्टरी होती है, तो यूजर जो भी काम करता है वो उस डायरेक्टरी में सेव होता है। जैसे आप विंडोज में भी एक यूजर डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो जब आप कोई भी वर्क करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये वो आपके यूजर वाले आपके यूजर में वो डाउनलोड होगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट में जाएगा वो सेव होने के लिए, बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और वो आपके यूजर में जाएगा। तो अगर 4 यूजर एक विंडोज को यूज कर रहे हैं तो उन सभी का विंडो उनका डेस्कटॉप जो है वो अलग अलग दिखेगा सभी को, ठीक है। तो वैसा ही उबंटू में भी है। क्लियर? आगे समझ में? एक बार और रिवीजन करा दीजिए ना। देखिए, इसमें अलग अलग डायरेक्टरीज होती है। बूट डायरेक्टरी होती है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा ईटीसी डायरेक्टरी होती है जहाँ पे
सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज होती है यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग हम ड्राइव्स बनाते हैं, सारी सेटिंग्स करते हैं। एक होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पे मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क का पार्ट होता है वो होम डायरेक्टरी में होता है, और यहाँ पे यूजर अपने पासवर्ड से अपने अपने अकाउंट बना सकता है। कुछ जो होम डायरेक्टरी का मेन फोल्डर होता है वो सभी के लिए ओपन होता है, ठीक है। ये डी ड्राइव की तरह समझ लीजिए, ठीक है। विंडोज में कोई भी यूजर हो, लेकिन डी ड्राइव जो है वो सभी के लिए ओपन रहेगी, है ना। देन मीडिया डायरेक्टरी, या मीडिया डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारे जो सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव या फिर और कोई भी मीडिया जो लगते हैं उनकी सेटिंग मीडिया डायरेक्टरी में होती है। एक होती है रूट डायरेक्टरी जो होम डायरेक्टरी ही होती है, वो होम डायरेक्टरी को ही रूट डायरेक्टरी कहते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग अपनी होती है। देन एक यूजर डायरेक्टरी, एक कंप्यूटर को अगर बहुत सारे यूजर यूज कर रहे हैं लिनक्स पे भी, तो उन सबकी डायरेक्टरी जो है वो अलग अलग होगी ताकि एक दूसरे का कोई डेटा ना देख पाए, ठीक है। तो ये इसका फाइल सिस्टम है। क्लियर? यस सर। ओके। और इसके कुछ कमांड्स होते हैं। देखिए जो लिनक्स जो है, लिनक्स हमेशा कमांड्स पे वर्क करता है। विंडोज में हम क्लिक कर करके काम कर लेते हैं, लेकिन लिनक्स में मैक्सिमम जो वर्क है वो क्लिक करके नहीं होता है। आपको वहां पे डॉस जिन्होंने यूज किया उन्हें पता होगा कि डॉस में एक स्क्रीन होती है, वहां पे आपको कमांड डालना पड़ता है, उस कमांड के बेस पे आपका वर्क होता है। तो लिनक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लेकिन फिर भी वहां पे जो है मेन वर्क है वो टर्मिनल के थ्रू होता है ना। टर्मिनल जैसे विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वैसे लिनक्स में टर्मिनल होता है जहां पे आप अपने कमांड डाल के अपना वर्क कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक कमांड्स है जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कमांड्स है वो मैं आपको सीधा बुक में से दिखा देता हूँ। बुक है, बुक में ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कमांड से, बेसिक कमांड से, अगर किसी को भी लिनक्स यूज करना है, उबंटू यूज करना है, तो उन्हें सारे ये कमांड्स सीखने होंगे, धीमे धीमे सीखना ही होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इन कमांड्स को सीखे बिना लिनक्स पे काम करना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो एक कमांड है स्टार्ट एक्स। इफ यू हैपन टू एंड अप अ कमांड प्रॉम्प्ट विदाउट एनी ग्राफिक, you log in and try typing this command, get back to the graphical system, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हो, आपने टर्मिनल ओपन कर लिया है और आपको वापस या ना विंडोज या ना डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप स्टार्ट एक्स करेंगे तो आप वापस से अपने ग्राफिकल इंटरफेस पे चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है एक्स किल। अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर और ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक्स किल कमांड के थ्रू बंद कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो। वंस दिस कमांड इज रन, द माउस कर्सर विल बिकम अ स्कल एंड क्रॉस बोन। एनी विंडोज यू क्लिक ऑन आफ्टर दैट विल क्लोज इमीडिएटली, ठीक है। ये कमांड आप रन करोगे, उसके बाद जो आपका माउस का कर्सर है वो क्या बन जाएगा, एक स्कल एंड क्रॉस बोन की तरह बन जाएगा, ठीक है। खतरे का निशान है ना, वैसा बन जाएगा। उसके बाद आप जो इस विंडो पे उसको क्लिक करोगे वो विंडो तुरंत ही बंद हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है एलियास। अब एलियास क्या है? एलियास इज यूज टू सब्सटीट्यूट अ स्मॉलर और मोर फेमिलियर नेम इन प्लेस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रिंग दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। तो कोई बड़ा नाम है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग लंबी है, किसी का नाम, किसी फाइल का नाम बहुत बड़ा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जो ये एलियास जो कमांड है वो उसको क्या कर देगा, उसको छोटा कर देगा, स्मॉल कर देगा। देन AWK यूटिलिटी एक यूटिलिटी है। AWK यूटिलिटी इज पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है।
use AWK to handle complex tasks such as calculation, database handling and report creation. ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी है जिसका यूज कैलकुलेशन के लिए या फिर डेटाबेस हैंडलिंग के लिए किया जाता है. और एक कमांड है cd. ठीक है, ये विंडोज में भी, ये डॉस में भी ये कमांड होता है cd. ठीक है, द cd सेट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ अ प्रोग्रेस, है ना. तो cd क्या करता है, आपको जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, यानी इसको चेंज डिस्क, चेंज ड्राइव भी कहा जाता है. ठीक है, तो जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो या जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उस फोल्डर में आपको ये ले जाता है. chmod, chmod क्या होता है, चेंज मोड. ठीक है, chmod इज अ यूटिलिटी दैट चेंजेस द परमिशन ऑफ अ फाइल. एक फाइल है, उसकी परमिशन लेवल अगर आपको चेंज करना है तो आप chmod के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हो. देन chon, फिर एक यूटिलिटी है जो फाइल की जो ऑनरशिप है उसको चेंज करने के लिए यूज होती है. देन cp यानी कॉपी, ये कमांड फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज होती है. डेट कमांड की थ्रू मदद से आप डेट देख सकते हो. ठीक है, df, देन द df कमांड रिपोर्ट्स फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूजेज. With no argument, df reports the space used and available on all currently mounted file system. Otherwise, ds report on the file system containing each argument file. ठीक है, अगर आपने इन जनरल df डाला हुआ है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में df डाला हुआ है, तो फिर आपको उसके, अगर किसी ड्राइव में df डाला हुआ है तो उस ड्राइव में कितनी जगह है, टोटल कितनी जगह है, कितना यूज किया गया है, या ना जो प्रॉपर्टीज है. विंडोज में हम प्रॉपर्टीज के थ्रू हम देखते हैं कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जब क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ड्राइव में कितनी जगह है, कितना यूज हुआ और कितनी खाली है. तो वही काम यहाँ पे df कमांड के थ्रू आप कर सकते हो. देन pwd से आपको ये पता चलेगा कि आप अभी कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो. देन in command makes new alternative file name for a file by hard linking, letting multiple users share one file. In command creates pseudonyms for files which allows them to be accessed by different names. These pseudonyms are called links. There are two different form of command and two different kind of links that can be created. ठीक है, तो इन कमांड की मदद से आप एक कोई फाइल है उसको मल्टीपल अल्टरनेटिव नाम दे सकते हो. ठीक है, जिससे मल्टीपल यूजर एक ही फाइल को यूज अलग अलग नाम से उसको यूज कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये जैसे स्यूडोनाम होता है, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है लेकिन उसको किसी और नाम से जाना जा रहा है. ठीक है, देन एक कमांड होता है इस कमांड क्या करता है, इस कमांड किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन को बताएगा. इट लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाज लास्ट एडिटेड. ठीक है, ये एक फोल्डर के अंदर अगर आप इस कमांड को रन करोगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको एक अरेंजमेंट में वो लिस्ट कर देगा और उसके बाद वो कब फाइल लास्ट एडिट हुई थी, ओपन हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड है man, शॉर्ट फॉर मैनुअल. मैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट कमांड्स एंड अ कीवर्ड सर्च मैकेनिज्म फॉर नीडेड कमांड. ठीक है, अगर आप मैन टाइप करेंगे तो बहुत सारे जो अलग अलग कमांड्स हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, देन पास wd से अगर आप अपने कंप्यूटर का जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो. देन शटडाउन जो कमांड है उसकी मदद से आप जो कंप्यूटर है उसको शट डाउन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, और उसको आप यानी अलग अलग उसके साथ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो. जैसे शटडाउन -h किया तो हाल्ट हो जाएगा, शटडाउन -r किया है तो रीबूट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्यूटर बंद करने के लिए शटडाउन कमांड वहां पे यूज कर सकते हो. देन टॉप प्रोवाइड्स एन आउटगोइंग लुक एट प्रोसीजर एक्टिविटी इन रियल टाइम. इट डिस्प्लेस द लिस्टिंग ऑफ अ
most CPU intensive task on the system and it provides an interactive interface for manipulating processes. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कोई भी काम आप जो रियल टाइम में चल रहा है उसकी आपको रियल टाइम में जो प्रोसेस हो रही है वो सारी वो दिखाएगा. ठीक है, कैसे कहाँ पे काम कैसे शुरू हुआ है, अभी कहाँ चल रहा है. ठीक है, तो ये सारा आपको वहां पे दिखाएगा. देन VM state. VM state कमांड क्या करेगा? द VM state कमांड इज यूज्ड टू गेट स्नैपशॉट ऑफ एवरीथिंग इन अ सिस्टम, helping admin determine whether the bottleneck is CPU, memory or input or output device. ठीक है, तो VM state से आपको उसके साथ जो भी डिस्क है, जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. उसके साथ साथ ये पता चलेगा कि जो भी डिवाइस है वो CPU है, वो मेमोरी है या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. उसकी मदद से और आप क्या कर सकते हैं, रन दिस कमांड टू गेट वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स, यानी कितनी मेमोरी जो है वो यूज हुई है. जो हम टास्क मैनेजर की मदद से देखते हैं ना, टास्क मैनेजर हम जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कौन कौन सी जो एप्लीकेशन है वो चल रही है और वो कितनी मेमोरी यूज कर रही है, तो वो हमें पता चलता है. तो VM स्टेट की मदद से भी हमें वही सारी चीजें पता चलेगी. रन दिस कमांड टू गेट वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स. VM स्टेट रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस, मेमोरीज, पेजिंग, ब्लॉक्स, इनपुट आउटपुट, ट्रैप्स एंड CPU एक्टिविटीज. तो सारी एक्टिविटीज बताती है और कहाँ पे कितनी मेमोरी यूज हो रही है उसके बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा. ठीक है, तो उसके बाद बस कुछ नहीं है. देन समरी. तो ये इसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होंगे. ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड्स है वो आप पढ़िए, है ना. कीवर्ड पढ़ने से आपको बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर मिल जाएंगे. और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो वैसे समझ में नहीं आता है लेकिन कीवर्ड में उसकी डेफिनेशन दी हुई होती है. तो कीवर्ड पढ़ने से आपको वो चीज़ें समझ में आएगी, तो उसे जरूर पढ़े. आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो तो उसके कीवर्ड जरूर पढ़े. सबसे पहले कीवर्ड पढ़े, उसके बाद ही यूनिट पढ़ो, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, आ गया समझ में. तो इनपुट, ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अगर हम बेसिकली बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट डिस्कस किए. ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. देन एक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने उबंटू के बारे में जाना. ठीक है, उबंटू किसका एक फॉर्म है, लिनक्स बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो ये यूनिट आपका क्लियर यानी कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट यूनिट. तो बेसिकली इसमें जो लास्ट वाला उबंटू है वही मुझे लगता है आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में उबंटू के बारे में पूछते हैं तो आपको 25 नहीं तो 2-4 कमांड आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे आप इसमें नहीं है शायद एक dir यूज कर सकते हो, तो जिसमें dir की मदद से आप पूरी डायरेक्टरी लिस्ट कर देगा कि इस कंप्यूटर में कितनी डायरेक्टरीज हैं, वो आपको पता चल जाएगा. टाइम कमांड आप यूज कर सकते हो, है ना. डेट कमांड याद रख सकते हो, cp कमांड आप याद रख सकते हो. जो इजी कमांड्स है वो आप याद रखिए, एटलीस्ट आप एग्जाम में लिख पाए. अगर 5 कमांड्स के बारे में पूछा तो आप इजीली लिख पाएंगे, है ना. और बाकी उसके अगर फीचर्स पूछ लिए तो वही लिखना है. ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल होता है ना, फ्लेक्सिबल है, नेटवर्किंग प्रो है, ये सारी चीजें आप उसके फीचर्स में लिख सकते हो. ओपन सोर्स क्या होता है ये आपको समझना ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके साथ उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है और उसके अल्टरनेशन पे या फिर मॉडिफिकेशन पे कोई भी पाबंदी नहीं होती है. ठीक है, तो एनी क्वेरी, क्लियर है? सर, हाँ, यस बोलिए. सर ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. हाँ, तो अगर हम पावर पॉइंट जैसा कुछ सॉफ्टवेयर अगर उसमें यूज करना चाहते हैं तो कैसे कमेंट उसको, मतलब हर एक चीज में कमेंट दे के काम करना पड़ेगा? उसमें देखिए, इसमें कुछ चेंजेस करना होते हैं ना, तभी हमें कमांड देने की जरूरत होती है. अदरवाइज ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. यहाँ पे
कहा ना कि लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैसे कमांड लाइन से इंस्टॉल होते हैं। इसका कमांड लाइन जैसे अभी मैंने दिखाया है ना, तो ऐसा लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए भी उसका अलग कमांड होगा, तो वो कमांड जब आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। और उसका लोगो जैसे विंडोज़ में हमें लोगो दिखाई देता है, वैसे इसी का इसका भी लोगो आपको दिखाई देगा। और उसको जैसे अच्छा, मतलब माउस का यूज भी होता है, लेकिन माउस का यूज होता है, माउस का यूज होता है इसमें। तो आपको पूरा ग्राफिकल लोगो सब कुछ दिखाई देगा। पीपीटी जैसे बनाते हैं वर्ड में, वैसे ही लिनक्स में भी बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। केवल सेटिंग्स जो होती है, इंस्टॉलेशन जो होते हैं, वहाँ पे कमांड लाइन का ज़्यादा यूज होता है। यूज़र के लिए कमांड लाइन का यूज उतना नहीं होता है। आपको वर्ड फाइल बनाना है तो आपको कमांड लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा सीधा जैसे वर्ड में MS वर्ड यूज़ करते हो, वैसे ही इसमें लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है या फिर कैल्क है, ठीक है, या फिर राइटर है। राइटर होता है वर्ड के लिए, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो राइटर यूज़ करना है। अगर आपको एक्सेल शीट यूज़ करना है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क है। अगर आपको पावर पॉइंट यूज़ करना है तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर उसमें है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेरी? सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना समझ में? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आज का यूनिट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर अगर मंडे होगी तो मंडे डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक होगा, है ना। और तब तक आप इसमें कुछ पढ़िए, कुछ क्वेरी हो तो पूछिएगा, तो विल डिस्कस, है ना। तब तक चलिए फिर गुड नाइट, है ना। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर सर। कभी कभी लिंक मुझे मिलती नहीं है, तो लिंक कहाँ से यस मिलेगा? राहुल, क्या हुआ? सर कभी कभी क्लास की लिंक मुझे प्रोवाइड नहीं होती है, वो कैसे पता आप चलेगा? ग्रुप में नहीं हो क्या? एक ग्रुप है हमारा बड़ौदा ऑफिस का, यही लिंक हर रोज रहता है। नहीं सर, वो ग्रुप में तो मैं ऐड नहीं हूँ। हाँ, तो फिर आप मेरा नंबर लिया है ना, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको लिंक दूंगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। सर एक बार आप नंबर बोल दीजिए। नंबर मेरा लिख लीजिए 9376135580 937761 35580। 35580। हाँ, 9376135580 मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, ओके तो सर। डेली हमारी ओके क्लास सर। होती है। मैं नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊँ, दूसरे टीचर्स भी होते हैं। कल भी हमारी क्लास ओके होगी, सर। परसों भी होगी, हर रोज होती है ना। और ओके सर। लिंक यही ओके सर। होता है। तो आप एक चीज ये भी है कि आप टाइम पे ज्वाइन सर किया कल भी क्लास होगा? यस, हाँ, कल भी होगा। ओके और सर। लिंक यही होती है सर? हाँ, लिंक यही होती है? लिंक यही रहेगा, हर रोज यही लिंक होता है, ओके ओके है ना। सर। लिंक क्लास का हमारा चेंज नहीं होगा। हम लिंक शायद केवल 2 to 7 में चेंज करेंगे, क्योंकि 2 to 7 मुझे इस पे सेट नहीं होता पढ़ाने में। ठीक है, तो ये किसी ने शायद टेलीग्राम का भी लिंक डाला है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और वहां पे आपको ओके लिंक सर। मिल जाएगा। चैट बॉक्स में डाला है। ओके सर। ठीक सर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो डेली हमारा लिंक यही रहता है, कभी छुट्टी हमारी नहीं होती है। छुट्टी होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। ओके जो सर। भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, आप ओके लोग सर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इजीली समझ जाए, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर हाँ, बोलिए बोलिए दिव्या। यस दिव्या, बोलिए। सर, अगर बिल्स के बाद केबीएस का तैयारी करना हो